हेलो बच्चों, नीट 2027 के लिए आप सभी बच्चों के लिए फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है आज से। और आज है वेक्टर का लेक्चर 1। अब बोलोगे कि सर यूनिट डायमेंशन कहाँ रह गया, तो यूनिट डायमेंशन को सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। रीजन ये है क्योंकि आप जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आओगे वहां पे हमको बार बार बोलना होगा कि ये चीज का कंसेप्ट हम वहां पढ़ाएंगे, ये चीज का कंसेप्ट वहां पढ़ाएंगे, या वहां का फॉर्मूला है। ये बोलने से ज्यादा बेटर है कि पहले इधर का चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, ताकि वहां जब बात आएगा तो कुछ भी आपको आगे पीछे वाली बात नहीं बताना होगा। बस आपके सामने फॉर्मूला रखा जाएगा, आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन को लेके अभी आप लोग ज्यादा मत सोचिएगा। शुरुआत हम लोग वेक्टर से करते हैं। अब सवाल आता है, भाई आप लोगों को पता है कि कितने प्रकार के, इतना बात तो पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कुछ भी किसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी? जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो, वो है स्केलर क्वांटिटी। और कोशिश करो जल्दी भाई, पहला ही शुरुआत में ही तू लोग को ये कह रहा है हम लोग जीरो से पढ़ते हैं। जिसके पास यूनिट हो, बहुत बढ़िया, पक्का ऐसा यूनिट। और कुछ देखो, आप लोग जो बोलने का कोशिश कर रहे हो ना यार, सही बोलना चाह रहे हो लेकिन वो है फिजिकल क्वांटिटी का टाइप। हम आपसे पूछ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी बताओ। हो गया भाई। अरे देखो भाई, देखो उधर का भाई एरोप्लेन में है कि नहीं, पता चला कि फोन आ गया, फिर छोड़ो यार, अब जो आएगा देखा जाएगा। अब इधर से बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। कहां से शुरुआत करेंगे मेरे भाई? फिजिकल क्वांटिटी से। देखो, अब आप लोगों को यहां से एक बात याद रखना है, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर पाते हो, यानी कि मेजरेबल प्रॉपर्टी किसी भी क्वांटिटी का क्या कहलाएगा? मेजरेबल प्रॉपर्टी लेना है भाई। ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, उसको क्या कह दोगे? फिजिकल क्वांटिटी। देखो, हालांकि इस सबका डिफिनेशन हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में करेंगे। अभी बस इतना सोचना था और समझाना था कि भाई ऐसा कोई भी क्वांटिटी अगर आप ले लेते हैं जिसको आप मेजर कर पाते हो, उस क्वांटिटी को क्या कहोगे? फिजिकल क्वांटिटी। ये दो टाइप के पढ़ाई करना है आपको। एक का नाम है स्केलर क्वांटिटी, एक का नाम क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। हमारा शुरुआत यहीं से होगा। एक का नाम क्या है बाबू रे? स्केलर क्वांटिटी। दूसरे का नाम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब जाके यहां से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो अब सबसे पहला सवाल आता है कि स्केलर क्वांटिटी हम किसको कहेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा। अब जाके जो आप लोग बोल रहे थे कि जिसके पास केवल व केवल मैग्नीट्यूड है, जिसके पास केवल व केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी कि ऐसा मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसको केवल हम मैग्नीट्यूड में मेजर कर पाए, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी आप किसको कहते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। क्या कहते हैं उसको? फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको ख्याल रखना है कि ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर तो करेंगे, लेकिन केवल किस में? मैग्नीट्यूड के टर्म में। किसके टर्म में मेरे भाई? तो मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर किसी को भी मेजर करेंगे वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। और ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर मैं डायरेक्शन को भी मेजर करने आऊंगा, उसको क्या बोल दूंगा? यानी कि यहां से एक लाइन में अगर हमारे लिए जो काम का लाइन रहेगा तो इतना ही बोलेंगे, सर दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, यहां मैं आप सबसे बोलूंगा कि दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उस क्वांटिटी को आप क्या कह देंगे? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता होगा, अगर स्पीड का बात कर लेते हो, हम बोलते हैं कि हम 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये पता चल रहा है क्या? बस पता चल रहा है कि मेरा स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर
पर आवर, यानी कि मेरे स्पीड को मेजर किया गया है मेरे भाई, मेरे चलने के मेरे मूवमेंट को मेजर किया गया है, जो मेजर किया गया 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बस मैग्नीट्यूड मापा गया कि नहीं मापा गया। अगर केवल मैग्नीट्यूड मापा जाएगा वो कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, अब मैं ऐसे ही नींद से सो के जगह बोल रहा हूं कि मैं 400 किलोमीटर चल के आया हूं, कहां से चल के आया हूं कुछ पता चला क्या? नहीं पता चला, बस इतना पता चला कि 400 किलोमीटर चल के आए, इतना ही ना पता चला आपको। यानी कि हमारा जो दूरी तय किया गया है मेरे द्वारा, उसका आप क्या नाप क्या रहे हो, मैग्नीट्यूड ही मेजर कर रहे हो ना। तो यही बात यहाँ पे आपको सीखना है कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा ऐसे क्वांटिटी को क्या कह दोगे। ढेर सारा एग्जाम्पल है, अभी 2 एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। ईटीसी यानी कि इंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, बहुत सारा क्वांटिटी होगा जो केवल मैग्नीट्यूड में मेजर किए जाएंगे, जिसको हम क्या कह देंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल आता है वेक्टर क्वांटिटी का बाबू। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पढ़ना है कि सर दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction, which have both magnitude as well as direction। और साथ ही साथ आपको एक बात याद रखना है कि भाई ये जब फॉलो करेगा ना तो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? ये तुम्हारा सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर लेगा। जो भी स्केलर क्वांटिटी है ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो करेगा। कौन सा अलजेब्रा फॉलो करेगा? सिंपल अलजेब्रा। लेकिन मेरे भाई जब वेक्टर क्वांटिटी को सम करने की बारी आएंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करने की बारी आएंगे, तब जाके ये कौन सा अलजेब्रा फॉलो करेगा? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। ये भी ALGEBRA, फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। वो किसको फॉलो करेगा मेरे भाई? सिंपल अलजेब्रा को। बस इतना ही कॉमन सा डिफरेंस था दोनों का डिफिनीशन में। अब देखो डिफिनीशन से तुम्हारा वेक्टर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये नाम के लिए एक डिफिनीशन था। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब आ गए हैं जहां से हमारा पूरा फिजिक्स डिफाइन होता है। खास करके जितने भी मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, सब जगह वेक्टर आएगा भाई। एक दो चैप्टर छोड़ देते हैं, जैसे ऑप्टिक्स को छोड़ देते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ देते हैं, बस एक हीट को छोड़ देते हैं। हीट में भी हम छोड़ने के लिए काहे को बोले, वहां भी जब हम पढ़ेंगे फ्री पास करके कंसेप्ट, छोड़ो यार हटाओ। यानी कि एक दो चैप्टर को अगर हम हटा के बात करते हैं ना, बाद बाकी सब चैप्टर में तुमको वेक्टर आ जाएगा, हर एक चैप्टर में वेक्टर दिख जाएगा। तो हमारे पास अब पूरा एक्सपेंशन मिलने वाला है फिजिक्स में। फिजिक्स का जो एक्सपोजर है ना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जाके यहाँ हम ज्यादा जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब सीखते जाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा ज्यादा से ज्यादा उसको रिवीजन करते चलना है आप लोगों को। अब यहाँ से हम आगे बढ़ाएं। अब देखो भाई तुम इसके डिफिनीशन को एक बार और अगर ब्रीफ समझने का कोशिश करोगे तो भाई ऐसा कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसको आप मैग्नीट्यूड में तो मेजर करवे करते हो, साथ ही साथ किस में और मेजर करना होगा? डायरेक्शन में। अब हम बोल रहे हैं कि हम 400 किलोमीटर वाराणसी से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? काशी नगरी, महादेव जी के नगरी से आ रहे हैं। तो आपको ये पता चला कि 400 किलोमीटर आप आ रहे हो। कहां से आ रहे हो? वाराणसी से आ रहे हो। समझ में आ रहा है ना? यानी कि डायरेक्शन भी डिफाइन है कि नहीं है, और कितना आ रहे हैं ये भी डिफाइन है कि नहीं है। ऐसा कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसमें डायरेक्शन के साथ क्या आ जाए? मैग्नीट्यूड। ऐसा कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसमें आप मेजर करने जाते हो डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। ये बात समझ में आया? अब जाके यहां से हम बात करते हैं सर वेक्टर। वेक्टर तो बहुत कर लिए सर, वेक्टर होता क्या है? तो सर सबसे पहला बात आता है कि हमरे सामने वेक्टर को पहचाना कैसे जाएगा। यानी कि हमारे सामने अगर वेक्टर दे दिया जाए, मान लो कि आप लोग एकदम जीरो लेवल पे हो, लेट सपोज कुछ चीज पढ़ के आए हैं, तो ये बात सब आपको पहले से पता होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप जीरो लेवल पे हैं। तो वहां से अगर उठाएं आपको, तो सबसे पहला बात आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यही क्वेश्चन आएगा मन में। करना कुछ नहीं भाई, अल्फाबेट का नंबर कोई भी ले लो, अल्फाबेट का लेटर कोई भी ले लो, उसके ऊपर देखो अभी बताते हैं। मान लेते हैं कि ए के ऊपर ऐसे तीर का निशान रहा है, ए के ऊपर ऐसे तीर का निशान है। देखो फिजिक्स के लैंग्वेज में अभी हम नहीं बोल रहे हैं, एकदम देसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं जिससे तुमको वेक्टर पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। भाई अल्फाबेट का कोई भी लेटर के ऊपर भाई ऐसे तीर का निशान रहेगा, वो वेक्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वेक्टर। पहचानने का तरीका अब स्टार्ट हो गया चैप्टर, यहाँ से एकदम सावधानी से सुनो। इसको हम लोग कह देंगे वेक्टर ए, इसको हम क्या कह देंगे? रैंडम से कोई मुंह उठा के बोल दिया वेक्टर बी, कोई बोल दिया वेक्टर बी, तो साउंड हमको कर रहा है VCTOR बी।
यानी कि कोई बोलेगा वेक्टर भी तो यही ना बोलेगा, यही ना साउंड हमारे कान तक पहुंचेगा। लेकिन इसको हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा भाई, बी के ऊपर तीर का निशान। क्या इस रूप से कोई भी वेक्टर लिखा मतलब दे दिया जाए, पहचान लोगे कि इसको वेक्टर बोलना है? वेक्टर को एक तरीका से पहचान लोगे। अब दूसरा तरीका होता है भाई लाइन रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका क्या होता है? ये वेक्टर पहचानने का एक तरीका है जो मुझे लगता है कि अब आप लोग इस तरीका से पहले से भी वाकिफ हो कि इसको वेक्टर कहते हैं। अब एक बार फिर से बता दिए। अब दूसरा तरीका है अपने पास लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या है हुआ? लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इसको सीखना है आप सबको। देखो भाई, एक सीधा लाइन मार दो, एक सीधा लाइन ऐसे मार दो, एक सीधा लाइन। अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि वेक्टर होगा? तो वेक्टर को पहचानने के लिए आपको तो पता है ना कि मैग्नीट्यूड भी चाहिए उसके साथ, और क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। यहां देखोगे मेरे भाई, जिधर की ओर तीर का निशान रहेगा, जिधर की ओर, वो तीर का निशान बताएगा कि उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर की ओर है। ये सीखना पड़ेगा आपको। यानी कि कोई एक नॉर्मल लाइन, ये लाइन वेक्टर नहीं है, ये लाइन वेक्टर, लेकिन जैसे ही मान लो कि हम इधर की ओर तीर बना दिए तो तब जाके ये वेक्टर बन जाएगा। यानी कि भाई आपको अब हम सिखाएंगे, जितना लंबा लेंथ रहेगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जिधर की ओर तीर निकला रहेगा उधर की ओर उसका डायरेक्शन हो जाएगा। फिर से बताते हैं बाबू, इधर देख लो, मान लो कि अपने पास ये दोनों है, अपने पास ये दोनों डंटा है। अगर इस डंटे की बात करें तो देखो, वैसे तो लेंथ में दोनों अच्छा सेम ही बना दिया गया है। पहले ये वो लंबा था, वो छोटा था। चलो हटाओ इसको, हटाओ। अब हम बात करते हैं कि इतना बड़ा लेंथ है, मान लो इतना बड़ा लेंथ है, इधर की ओर है, मान लो कि इधर की ओर डायरेक्शन लगा दिया गया। तो देखो मेरे भाई, ये जो टोटल लेंथ है ना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और मान लो कि इधर की ओर तीर का निशान है, तो ये डायरेक्शन उसका, इधर उसका डायरेक्शन हो जाएगा, इधर उसका क्या हो जाएगा? तो आपको क्या बताया गया? ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, उसको क्या कहते हो? वेक्टर। तो लाइन रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक नॉर्मल सा लाइन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा, और जिधर की ओर तीर का निशान लगा रहेगा उधर की ओर उस वेक्टर का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। सिंपल सा बात मेरे भाई, यहां से अगर देखा जाए, अगर हम पेन का कलर चेंज करके कुछ ड्रॉ करें तो इतना पार्ट क्या इसका लेंथ कहलाएगा? क्या हम अपने भाषा में अगर लिखना चाहें तो लेंथ ऑफ लाइन लिख सकते हैं क्या? जिसको येलो से हम सर्कल करने का कोशिश किए हैं उसको। अब याद रखना वो लेंथ ऑफ लाइन को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। और याद रखना, ये जो है ना, ये तीर का निशान डायरेक्शन देता है। तीर का निशान क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ये बात समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अब जाके यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अब जाके अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाओगे मेरे भाई, तो जब तुम किसी वेक्टर को लाइन रिप्रेजेंटेशन से दिखाने जाओगे तो वेक्टर के पास डायरेक्शन है ये कैसे पता चलेगा? तो एक जिधर की ओर तीर लगा रहेगा उधर हेड होता है, उधर उस वेक्टर का क्या होगा? हेड होगा। जिधर कुछ नहीं लगा रहेगा उधर टेल होगा। उधर क्या होगा? टेल होगा। जैसे कि अब इसी वेक्टर को दोबारा अगर ड्रॉ करें, ये तो देख मेरे भाई, ये तुम्हारा इस वेक्टर का हेड पोजीशन कहलाएगा। कौन सा पोजीशन कहलाएगा? बोलना, हेड। और ये पोजीशन क्या कहलाएगा? टेल पोजीशन कहलाएगा। वेक्टर को ऐसे भी ये हेड और टेल से भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ोगे या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ोगे, वहां हेड और टेल का इस्तेमाल होगा। समझ में आया? यू ये स्नैप जेनजी जनरेशन यू, ये नहीं करना है? कैसे करते हैं? अभी कर रहा था वो, मेरा को भी कर रहा था, हमको भी नहीं पता। वो तो हम ये न्यूज पिंच वाले भैया है ना, उनका देखे थे, वो लोग बना रहे थे भाई बकायदा ऐसे करके। देखे हो तुम इधर सीजेपी प्रोटेस्ट वाला में, उनका एक वीडियो आया था मेरे पास, वो ऐसे बना रहे थे बकायदा, अच्छा लग रहा था लेवे से। अब हम बात करते, देखो क्या वेक्टर को लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर करे तो हेड को पहचान पाओगे, टेल को पहचान पाओगे। हेड और कुछ नहीं है, जिधर की ओर तीर लगा रहेगा उधर वाले पोजीशन को क्या कह दोगे? हेड है। जिधर की ओर कुछ नहीं लगा रहेगा उधर वाले पोजीशन को टेल कह देते हैं। अब सवाल आता है सर कि क्या वेक्टर पहचानने का इतना ही तरीका है क्या? ये तो आएगा ना सवाल कि भाई क्या हम वेक्टर को इसी दो तरीका से पहचान सकते हैं क्या? तो मेरा क्वेश्चन आएगा नहीं मेरे भाई, अभी और तरीका बचा हुआ है। अभी जस्ट एक, अभी जो लिख रहे हैं बस दिखाना है आप लोगों को, शो ऑफ करवाना है। क्या आप लोग इस रूप में देखे हो 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा करके कुछ देखते हो क्या?
ऐसा करके देखे हो ना भाई, ये भी वेक्टर लिखने का ही तरीका है। अब हम अपना पूरा फोकस इधर करेंगे। क्या चलूं इधर की ओर? अब देख मेरे भाई, अगर इधर की ओर जाना है तो आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे भाई टोटल कितने एक्सिस होते हैं? 3 एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं? 3। इधर से कर्ची गिर गया है क्या यार? अगर एक और स्टिक मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। सांप से डर नहीं लगा, शीशा है, पता चला गया थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हाथ कट जाएगा। देखो अब जाके यहां से एक चीज फील करवाते हैं। अब ये देखो भाई, हम एक ही चीज मान के चलते हैं। एक तो है कि तू लोग पढ़ के आया है, ये सब एकदम बच्चा वाला चीज है, ये सब पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी हम 0 पे मान के चलते हैं। अपना एक्सिस कुछ ऐसा ही है। अरे भाई मान लिए कि तुम भारी है, नहीं उठेगा, नौटंकी तो नहीं करो खाली। देखो ये तुमको क्या दिख रहा है? एक्स और वाई एक्सिस दिख रहा है। एक मिनट बताते हैं भाई, औकात से बढ़ के है ना, इसलिए तो बैलेंसिंग सेंटर ऑफ मास का काम कर रहा है, पता है कि नहीं? हाँ नहीं भाई, चलो भाई ठीक ही तो बोलो, बीच से ही बनाते हैं। देखो ये हो गया। अरे भाई हो गया भाई, बर्दाश्त करो। देखो हमारे पास भाई एक्सिस जो है ना, अपने पूरे सिलेबस में 3 ही एक्सिस होते हैं। ये है तुम्हारा वो एक्सिस। यहाँ से आपको तीनों चीज पता चलेगा। हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो एक्सिस होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है, यही ना पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं ना? क्या बंदूक ताने? भाई बिहार में इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग के पास बंदूक होगा, हम लोग शरीफ लोग हैं। अब चलो जरूरत पड़ने पे अब यहाँ से बात करते हैं। अब यहाँ से बात करते भाई, देखो यहाँ से बात करते, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये तुम्हारा आप सबको पता है कि जो ऊपर की ओर होता है वाई एक्सिस होता है, जो इधर की ओर होता है एक्स एक्सिस होता है, जो सामने होता है वो जेड एक्सिस होता है। कॉपी पर जब हम जेड एक्सिस बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। देखो कॉपी पे हम लोग जेड एक्सिस ये बनाते हैं, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। कॉपी पे ऐसे बनता है क्योंकि हम लोग 3D में कॉपी पे नहीं ना बना सकते हैं। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है रे? जेड एक्सिस होता है। ध्यान से सुनोगे। अब जिस जो तुम्हारा जेड एक्सिस इधर की ओर निकल रहा है वो एक्चुअल में ये एक्सिस है, वो एक्चुअल में ये एक्सिस है। समझ में आया? अब देखो मेरे भाई, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, तुमको सबको पता है ना कि एक होता है पॉजिटिव एक्स, तो दूसरा क्या होता है? ये अगर पॉजिटिव वाई है तो नीचे वाला, ये वाला पोजीशन ओरिजिन का है, ये पोजीशन किसका है? और देखो अगर ये हुआ पॉजिटिव जेड तो हमारे और जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? अब आप लोगों को एक बात बताया गया होगा कि हर एक एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है, ये बताया गया है। इधर वो पता लगा पाना, थोड़ा सा फील कर पाना मुश्किल होता है, यहाँ पता कर पाओगे। ये एंगल कितना तुमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों किसके बीच का एंगल है? एक्स और वाई के बीच। यहाँ देखो ये और ये किसके बीच का एंगल है? देख लो। हाँ ये है वाई, ये क्या है? जेड। तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है। ये वाला बाबू, ये वाला, ये वाला, ये भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री। लेकिन ये किसके किसके बीच? वाई और, अब देखो अच्छे से, ये तुम्हारा निगेटिव एक्स है और ये तुम्हारा वाई है, पॉजिटिव वाई। इसके बीच में कितना बन रहा है? 90 ही बन रहा है। ये तुम्हारा निगेटिव जेड है, ये तुम्हारा वाई है, कितना बन रहा है? अब देखो ये निगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स कितना बना रहा है? 90 डिग्री। यहाँ देखो बच्चे, ये भी कितना बना रहा है? 90 डिग्री। बेसिकली कहने का ये मतलब था कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। कितने होते हैं? 3 एक्सिस। कितने होते हैं? 3 एक्सिस। अब जाके यहां से अगर बात करें भाई, 3 एक्सिस होता है और वेक्टर भी तीनों एक्सिस के अलोंग होता है। अपने पास टोटल कितने एक्सिस? एक्स, वाई और जेड। और इसी तीनों एक्सिस के अलोंग वेक्टर भी होता है, जिसको अभी सीखना है हम लोगों को। अब ध्यान से सुनिएगा बाबू, एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर होगा उसको आई वेक्टर बोलेंगे। एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर होगा उसको आई वेक्टर, वाई के साथ जो वेक्टर होगा उसको जे वेक्टर बोलेंगे, और जेड के साथ जो वेक्टर होगा उसको के वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? के वेक्टर बोलेंगे। अब इसी बात पे भाई सुनो, यहाँ कॉपी था इसीलिए हमको सिखाना था 3 ही एक्सिस के बारे में, लेकिन हम सबको पता है कि उसके अपोजिट में निगेटिव एक्सिस चलता है उसी का। अभी डायग्राम से पता चला ना, यानी कि x का निगेटिव x होता था ना, तो यहाँ पे अगर x के साथ i
वेक्टर है तो निगेटिव एक्स के साथ क्या निगेटिव आई रह जाता क्या? मेरे बातों को ध्यान से सुनो। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर? आई वेक्टर। वाई के साथ कौन सा वेक्टर? जेड के साथ कौन सा वेक्टर? तुमसे हम पूछते हैं, एक्स के साथ अगर आई वेक्टर है तो निगेटिव एक्स के साथ कौन सा वेक्टर होगा? निगेटिव आई होगा। किए क्या है भाई? साइन ही तो बदलना है, यही ना करना है। एक्स एक्स का मतलब क्या? आई। एक्स का मतलब, भाई प्लीज एक्स को याद नहीं करेंगे, ये वाला एक्स दूसरा है समझा? अब ये वाला एक्स दूसरा है, इधर ध्यान देते हैं। यहाँ वाला एक्स में क्या करना है, एक जो पॉजिटिव एक्स था उधर की ओर अगर आई वेक्टर था तो सर निगेटिव एक्स में क्या क्या माइनस आई हो जाएगा? क्या यही निगेटिव आई कर देने से क्या मेरे दिमाग में बात हो जाएगा कि एक्सिस बदल गया है? यानी कि जो पहले प्लस एक्सिस में था अब की बार कहाँ चला गया? माइनस एक्सिस में चला गया। ये बात तो मान लोगे ना? वही बात तुम लोगों को यहाँ देखो, प्लस आई माइनस आई में आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं रखना, समझ लेना कि माइनस आई लगा दिया है यानी कि निगेटिव एक्सिस का बात कर लिया है। ये बात समझ में आया? माइनस वाई कहीं, माइनस जे कहीं दिख जाएगा, समझ में क्या आएगा? निगेटिव वाई का बात कर लिया। माइनस के अगर कहीं दिख जाए क्या समझ में आएगा? माइनस जेड का बात कर लिया। इतना ही ना बात चलेगा, आपको बस इतना बात पकड़ के आगे चलना है मेरे भाई कि आई का मतलब एक्स, आई का मतलब भाई, आई का मतलब एक्स तो जे का मतलब वाई और के का मतलब जेड होता है। ये इतना ही, यही तीन बात याद रखना है। अब प्लस आई रहेगा, प्लस आई रहेगा तो पॉजिटिव एक्सिस, माइनस आई रहेगा तो भाई प्लस वाई रहेगा तो सॉरी प्लस जे रहेगा तो पॉजिटिव वाई, और माइनस जे रहेगा तो निगेटिव वाई। प्लस के रहा तो पॉजिटिव जेड, माइनस के रहा तो क्या हुआ? माथा पकड़ रहे हो? हेडेक किस बात को लेके? फिर ये सब नहीं करना होता है, काहे कि बाद में जाके 10 दिन 12 दिन बाद जाके हेल्थ कंडीशन बहुत बर्बाद कर देगा। इसी चक्कर में इतना दिन से क्लास डिस्टर्ब था इन लोगों को। हम टारगेट बैच क्या हुआ रे? हाँ भाई, तो वही होशियारी के चक्कर में हम आप लोगों को एक सप्ताह पढ़ाए और उसके अगला सप्ताह 4 दिन तक बेड धर लिए। भाई जब बुखार लगा था ना हमको, 104 डिग्री रह रहा था कंटिन्यू 3 दिन तक, हमको तो लग रहा था कि कभी कोई एक समय आएगा जब टन, लेकिन भाई बच गए। तो होशियारी नहीं करना है। अब जाके यहाँ से बात करते हैं, क्या आपको ये आइडिया लगा कि हमारे पास 3 एक्सिस है, तीनों एक्सिस के साथ वेक्टर होता है? ये आइडिया लग गया। अब जाकर हम बात करते हैं कि सर इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करें, यही एक्सिस वाले को यही सवाल आता है ना। अब देखो बात आता है कि सर हम ए, इसको बोलते हैं ए वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? अब तुमको अगर बताया गया है कि अगर कोई भी वेक्टर लेते हो तीनों एक्सिस में लेना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा? तीनों एक्सिस में लेना पड़ेगा, यही है ना। इन जनरल बात बताते हैं, अगर ए वेक्टर लिखना है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में भी ए वेक्टर का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, वाई एक्सिस में भी होगा और जेड एक्सिस में भी होगा। यही ना बात है मेरे भाई। कहने का क्या मतलब निकला कि कोई एक वेक्टर लेते हो क्या तीनों एक्सिस में लेना पड़ेगा? यहाँ पे कौन सा वेक्टर ले रहे हो? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस में ए एक्स कहलाएगा, ए वेक्टर एक्स एक्सिस में ए एक्स कहलाएगा। अब पता इसको और बढ़िया से बताने के लिए क्या इसके साथ आई कैप लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? फिर भाई नियम कहता है, रूल कहता है कि प्लस का साइन लगाओ। रूल क्या कहता है? प्लस का साइन देने के लिए रूल कहता है भाई, वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए रूल कहता है कि प्लस का साइन दो। अब उसके बाद वाई एक्सिस के साथ लिखाने के लिए क्या करेंगे? ए वाई लिखाएंगे क्या? ए वाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और सर वाई लिख रहे हैं तो कौन सा वेक्टर, कौन सा, क्या हो रहा है रे? तो यहाँ पे जे होगा कि नहीं होगा? अब तीसरा वेक्टर है मेरे भाई, रूल कहता है प्लस रखो। तीसरा वेक्टर क्या होगा? ए जेड के होगा कि नहीं होगा? आप किसी भी वेक्टर को लिखते हो, देखो किसी भी वेक्टर को लिखते हो भाई, ये तीनों एक्सिस में होना ही है उस वेक्टर को। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? अब देखो कहीं कहीं पे एग्जाम्पल अब ले लेते हैं। मान लो ऐसे करके बात कर ले, मान लो ए वेक्टर बराबर दिया है कि सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। आपको अगर पूछे कि इस वेक्टर में से ए एक्स का वैल्यू बताओ, ए वाई का वैल्यू बताओ और ए जेड का वैल्यू बताओ, क्या कंपेयर करके बता पाओगे? इसका इस्तेमाल पड़ेगा पता है कहाँ पे? जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ाई कर रहे होंगे? जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पे ये पहचानना आपका सबसे बड़ा एक टास्क रहेगा। और जो बच्चे ये पहचान लेंगे उनसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी से ही हम पूरा बैकग्राउंड लेके चलते हैं। अगर लिखा है, मान लो आपको गिवन है ए बराबर इतना, अब तो पता चल जाएगा ना कि वेक्टर को इस रूप में भी लिखते हैं, पता चल जाएगा ना। अब बताओ बुआ, अगर इस रूप में दिया हुआ है तो ए एक्स ए वाई ए जेड कितना हो जाएगा? ए एक्स का वैल्यू कितना होगा?
करना कुछ नहीं है, इस वाले इसको हम इन जनरल लेके चलेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे। देखो आई के साथ कौन है रे, ए एक्स। तो यहाँ आई के साथ जो है वो क्या ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 2। यहाँ देखो जे के साथ कौन है भाई, इधर देख के बताओ जे के साथ कौन है ए वाई। तो यहाँ ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जे के साथ जो रहेगा वही ना ए वाई का होगा वैल्यू। अब जाके बात करते हैं यहाँ के साथ कौन है ए जेड। तो यहाँ के साथ जो है क्या वही वैल्यू हो जाएगा ए जेड का। अब ये पहचान पाओगे किस बात को लेके हंसी आ रहा है ये बताओ। चुपचाप बको नहीं तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब जाएगा, ऑनलाइन भी डिस्टर्ब जाएगा। इतना बेसिक मत ले जाइए ना भाई, एक दिन तो दोगे ना कम से कम यार। हम पहले ही बोल के चले कि तू लोग को आता है फिर भी हमको जीरो से पढ़ाना है। पढ़ाना पड़ेगा भाई हमको, एक दिन का बस टाइम बनाओ, एक दिन में बस ये सब निपटाएंगे। ये जितना बेसिक है ना जीरो लेवल से एक दिन में बस तुम बस एक दिन तो हैंडल कर सकता है ना, एक दिन बैठा हुआ आधा घंटा हैंडल कर सकता है, बस आधा घंटा हैंडल करना बस एक दिन। उसके बाद तुमको इतना बेसिक में कभी घुसाएंगे भी नहीं, हो गया जितना बेसिक पे जाना था हो गया। इसी में सबके लिए हो गया भाई। हम सब जगह पे ऐसे ही जीरो लेवल से ले, जितना हमको आता है। एक मिनट भाई ऑनेस्टी से बताते हैं, जितना हमको आता है हम जीरो लेवल से ही पढ़ाएंगे। जितना लेवल तक मेरा है उतना लेवल तक हम जीरो से ही उठा के ले जाएंगे। अब यहाँ से बात करते सुनो, तो क्या यहाँ से ए एक्स ए वाई ए जेड सबको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अब सवाल यही से बनता है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा बात बदलने लग जाएगा। मान लो कोई वेक्टर बी दिया हुआ है, कोई वेक्टर कौन दिया है बी। तो वही बात है यार, अगर ए वेक्टर था तो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के लिखते थे। बी वेक्टर है तो इसको क्या लिखोगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब यहां से अगर तुम्हारे सामने एक एग्जांपल आ जाए कि b बराबर मान लो 4i माइनस 3j अब प्लस 8k आएगा। यहां से अगर निकालने बोलेगा कि bx का वैल्यू बताओ, by का वैल्यू बताओ, bz का वैल्यू बताओ, क्या बताओगे जल्दी बताओ। bx का वैल्यू कितना होगा भाई बोरियत नहीं होना है, पर क्या है हो इसका ये मतलब नहीं है थोड़ा कोऑपरेटिव नहीं लोगे। हम पहले बोल दिए कुछ बच्चे उधर भी रहेगा जिसको जीरो से पढ़ना है। तू 10 बार पढ़ लिया होगा वेक्टर का, कि हर एक मास्टर पहले वेक्टर ए स्टार्ट करता है। अलग बात है कि कैनेमेटिक्स जाते जाते उसका 11th खत्म हो जाता है भाई ऑफलाइन का यही एक डिमेरिट है। तो देखो 2-3 चैप्टर सबको आता है, वेक्टर, कैनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट ये सब पढ़ाता है। 12 वाले मास्टर इलेक्ट्रोस्टैट करंट पढ़ाते पढ़ाते 12 खत्म कर देता है और 11th वाला मास्टर वेक्टर और काइनेमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते 11th खत्म कर देता है। और रे ऑप्टिक्स जो स्टार्ट कर दिया भाई 3 साल ले लेगा रे ऑप्टिक्स करने में। हम जब पढ़ाएंगे भी रे ऑप्टिक्स तो रे और वेव दोनों मिला के 20 लेक्चर लेंगे, पहले ही बोल देते हैं। और इस 20 लेक्चर में जेई मेन तक का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जेई एडवांस हमको खुद नहीं आता है, मान लो लेट सपोज भाई जेई एडवांस और है कुछ नहीं, लॉजिकल चलता है। वो कंसेप्ट वही पढ़ना है, उसी कंसेप्ट को लॉजिकल ले जाना होता है। उसमें विद्यार्थी का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम हाई लेवल का चाहिए और मास्टर भी दिमाग से और टेंशन हटा के आना चाहिए। अगर मान लो कि हम और कुछ टेंशन को ढो के चल रहे हैं तो जेई एडवांस वाला बैच में जाके हमको दिक्कत होगा। ये ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं, जेई एडवांस मजाक हलवा चीज नहीं है, वो लॉजिकल ले जाएगा, कोई भी कंसेप्ट को लॉजिकल ले जाएगा, ठीक है। लेकिन जेई मेन तक हम दिक्कत नहीं होने देंगे, कभी दिक्कत नहीं होने देंगे। अभी तुम मूल कंसेप्ट जेई मेन का क्वेश्चन तो बना के देखवे किया है, ज्यादा लेंथी बनाया हो कि 1-2 लाइन में बनाया हो। मोल कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन सब करवाए हैं तुमको 1-2 लाइन वाला क्वेश्चन करवाए हैं कि लेंथी करके बनाए हैं। कम जितना आसान हो सकता है उतना आसान बना चुके हो, तू लोग खुद ही ना बनाओ बाबू। यही फिजिक्स का भी हालत रहेगा। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, जो पढ़ाएंगे पढ़ लीजिएगा। अब बात है कि ये चैप्टर सब 75 बार पढ़ा है तो बोरिंग लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चैप्टर का मजाक बनाएगा हाँ भाई हम सब बताएंगे, क्या बोलते हैं तुमको, सब बताएंगे। अब बात यहाँ पे करते, देखो bx का वैल्यू कितना होगा 4। अब इधर ध्यान ही नहीं देते कुछ देर तक bx का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। अब बताओ चुपचाप रहो by का वैल्यू कितना होगा, ये सीखना है भाई। देखो ऑल टाइम जो बीच का साइन होता है ना, 2 एक्सिस के बीच का साइन ऑल टाइम प्लस लेना है। 2 एक्सिस के बीच का साइन रूल कहता है कि क्या लेना है प्लस। अगर वेक्टर के बीच में अगर माइनस रहा इसका ये मतलब हुआ by का वैल्यू -3 है।
यानी कि इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो 4i कैप प्लस और माइनस 3j कैप। दरअसल ये था एक्चुअल मैथ यहाँ का। अब समझ में आया। अब आगे बढ़ोगे यहाँ से तो फिर प्लस 8k कैप होगा, ये हो जाएगा यहाँ से। तो तुम्हारे सामने ये प्लस का साइन ही है लेकिन विजिबल नहीं है, तो आपको याद रखना है ये जो -3 है दरअसल by का वैल्यू है, तो bz का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब एक बात यहाँ से और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई बार क्या होगा, मान लो वेक्टर p मान लो 2i कैप प्लस 7k कैप लिखा रहेगा। देखो अच्छे से, इस पूरे वेक्टर को जब तुम देखते हो तुमको पता है कि वेक्टर को तीनों एक्सिस पे ले चलना है, x y और x का पहचान i कैप, y का पहचान j कैप और z का पहचान। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, केवल i और k दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि j नहीं है, j है लेकिन उसका वैल्यू 0 है, j है लेकिन उसका वैल्यू। तुम इसी बात को ऐसे लिख सकते हो यार, 2i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 7k कैप, तुम ये मान सकते हो। लेकिन जब हम लोग हाई लेवल, हम लोग जब एक बार सीख लेते हैं ना तो इग्नोर कर देते हैं, जितना ही दिया रहता है उतना ही से काम चला लेते हैं। लेकिन जो बच्चे एकदम 0 लेवल पे है उसको ये मान के चलना है 0 गायब नहीं हुआ है, सॉरी यहाँ j भागा नहीं है, या j ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, j है लेकिन 0 है। कितना है, यानी कि जो भी एक्सिस मिसिंग रहेगा वो कितना रहेगा 0 रहेगा, जो भी एक्सिस मिसिंग रहेगा वो कितना रहेगा 0 रहेगा। ये था वेक्टर का पहचान, ये सीख लियो क्या। अब जाके भाई एक और बेसिक जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है हाँ मॉड वाला, जिसको क्या कहते हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाला। भाई पहला क्लास में सबको बेसिक लगता है यार, तू लोग वैसे भी टारगेट बैच को। मान लो वेक्टर p, अब वेक्टर b लिखते हो तो क्या लिखोगे, bxi प्लस byj प्लस bzk, यही ना लिखते हो वेक्टर को। क्या वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। अब बात आता है मेरे भाई, आपको इसको बोलना है, आप लोग इसको बोलोगे वेक्टर b, आप लोग इसको क्या कहोगे, इसको बोलोगे तुम लोग वेक्टर b। लेकिन मेरे भाई हमको अब की बार वेक्टर b नहीं चाहिए, अब की बार हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। जो साउंड कर रहा है हमको सुनने में वही हम लिख दिए। अब तुमको सवाल यहाँ पे करना चाहिए कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दो तरीका है इसको दिखाने का। एक तो तरीका है सर वेक्टर बी को दोनों साइड से डंटा में घेर दो। किसमें घेर दो, और यही डंटा मैथ में मॉड कहलाता है, मॉड्यूलस। क्या कहलाता है, मॉड्यूलस। याद रखना, जब कभी भी कोई भी वेक्टर को दो डंटा में घेर देते हो जिसको मॉड कहते हो, इसका मतलब वो वेक्टर नहीं रहा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। वो क्या हो गया, या नहीं तो बाबू इसी जो भी वेक्टर का बात किया जाए अगर उसको केवल कैपिटल लेटर के साथ लिख के छोड़ दिया जाए। किसके साथ, कैपिटल लेटर, ना तो ऊपर कोई डंटा ना तो कोई टोपी, यानी कि वो कहलाएगा उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पहचानने का तरीका समझ में आया। करना कुछ नहीं है, जो भी तुम वेक्टर लेते हो, मान लो ना इधर कि वेक्टर p लिखना चाहते हो तो ये हुआ तुम्हारा, इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे वेक्टर p। लेकिन अगर तुम इसी को दो डंटा में घेर देते हो या ऐसे कर देते हो, इसको कहोगे मैग्नीट्यूड। इसको क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। इसी को क्या कह दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। क्या पहचान लोगे किसको वेक्टर कहना है, किसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहना है। अब सवाल आता है कि भाई मैथमेटिकली हम किसी भी दिए हुए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे है, यही सवाल आता है ना। देखो आसानी से निकाल लेंगे भाई। अब आपको यहाँ पे सीखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो इसी में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड चाहिए, करना कुछ नहीं है, रूट अंडर नियम कहता है लाने के लिए। बाय रूल क्या लाओगे, रूट अंडर लाओगे। बाय रूल क्या लाओगे, रूट अंडर। अब देखो तुमको तो पता है ना कि आपको कोई भी वेक्टर को 3 एक्सिस पे ले जाना है। कितने एक्सिस पे ले जाना है, एक्स वाई और। अलग बात है कि दिया हुआ वेक्टर में कोई एक एक्सिस अगर मिसिंग रहेगा तो हम मान के चलेंगे चलो भाई इतना ही एक्सिस से काम चला लेंगे, क्योंकि जो वेक्टर मिसिंग है दरअसल उसका मतलब 0 वेक्टर है। उसका मतलब कितना, 0 वेक्टर। तो तुमको यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे भाई, तो आपको पता है कि 3 एक्सिस है ना। अब करना क्या, एक्स एक्सिस के साथ जो है उसको पकड़ के स्क्वायर कर दो। एक्स एक्सिस के साथ जो है उसको पकड़ के स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस का साइन लगाना है, ये रूल कहता है। रूल क्या कहता है। अब फिर y एक्सिस के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो। y एक्सिस के साथ कौन था जी, by ही ना था। y एक्सिस का मतलब j, y के साथ कौन है, b है, by है, इसका स्क्वायर। अब आगे प्लस लगा के z के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो। यही तुम्हारा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल सकते हो आप लोग। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पड़ेगा, पहली बार सबसे पहला बार इस्तेमाल पड़ेगा जब तुम यूनिट वेक्टर पर होगे। क्या,
यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ही होता है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए वो वेक्टर ऊपर लिख दो और उसको डिवाइड करना होता है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। आगे हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इस चीज का वहां पड़ेगा। क्या आप लोग ये सीख चुके हो? एक एग्जाम्पल से बना के बताओगे। मान लो ऐसा करके एक एग्जाम्पल है भाई, लिखते भी जाना है तो ज्यादा फास्ट नहीं हो जा रहा है। अरे यार अभी तक अगर नहीं लिखे हो तो सबर करना। आपको एक नंबर मिल रहा है, इस नंबर पे मैसेज करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा 92,790,60,539। इस पे आपको मैसेज करना है, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। अब देख मेरे भाई, अगर क्वेश्चन किया जाए तुम लोगों से कि मान लो लेट सपोज लेट वेक्टर p बराबर 7i प्लस 10j माइनस 13k, ये है। आपको चाहिए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या चाहिए वो? अरे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, ये चाहिए आपको। यहां से पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है बुआ रे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। सबसे पहला सवाल कि इसको दिखाओगे कैसे? तो इसको दिखाने का सिंपल सा तरीका है, जिस भी वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उस वेक्टर को पकड़ लो और उसको क्या करोगे, दोनों डंडा में जकड़ लो। देखो वेक्टर को पकड़ लो, दो डंडा में जकड़ लो, बात खत्म। यानी कि मॉड्यूलस में उस वेक्टर को रख दोगे तो उसी को क्या कह दोगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह दोगे। ये बात समझ में आया? किसका मैसेज कर रहा है रे? अच्छा इतना देर हम एक्स वाई किए तब तक इसको एक्स का याद आ गया। अब यहां से बात करते, देखो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तरीका कहता है कि क्या लाना है, रूट अंडर लाना है। क्या लाना है? उसके बाद का तरीका क्या बताए थे, x के साथ जो है उसका स्क्वायर करना है। x के साथ जो है उसका स्क्वायर। बउआ रे x के साथ कौन है? यहाँ x के साथ कौन है? 7। 7 का स्क्वायर होगा क्या? नियम क्या लाने बोलता है? प्लस लाने बोलता है। देखो उसके बाद y के साथ, y यानी कि j के साथ जो है उसका स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। उसके बाद z के k के साथ कौन है बुआ रे? k के साथ देख के बताओ तो 13 है कि माइनस 13 है? उसको k के साथ 13 है कि माइनस 13 है? माइनस 13 है। तो आपको रूल कहता है प्लस दीजिए और k के साथ जो भी रहेगा, यहाँ पे माइनस 13 था तो माइनस 13 का स्क्वायर। अब जाके इसको सोल्व कर लो, हो गया इसका मैग्नीट्यूड कितना, 49। इधर इसका स्क्वायर होगा 169। हाँ हमको लगा 109 बोल रहा है, 169, 169, 169 देख रहा है भाई 169 नहीं बोल के 16। भाई एक मजाक बताते हैं, एक एमबीबीएस होता है ना कि प्राइवेट से लोग एमबीबीएस करते हैं तो उसको घमंड बहुत था अपने आप से कि हम प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हैं। वो एक बार 2020 बोलना था या 2024 बोलना था, तो वो 2024 बोली थी भाई मजाक से हट के हम दोबारा पूछे उसे क्या बोले, फिर भी वही बोले 2024 ऐसे करके कुछ बोली थी। मजा आ गया भाई। वो रिलेटिव ही अपना ही रिलेटिव है, ऐसा हम मानते हैं, वो लोग नहीं मानता है ऐसा हम होता है ना, कई बार अपने ही पराये हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ घमंड ऑफ पैसा। हाँ अब बहुत करीबी अपने हैं जिसको चचेरा भाई बोलते हैं और चचेरी भाभी बोलती है, उतना करीबी है अपना घर का। तो पैसा का घमंड जस्ट बिकॉज ऑफ, अब ऐसा घमंड को ऐसे कुछ समय बाद ऐसे फुटबॉल मार देंगे। सही लिटरली बताते हैं भाई। देखो बात के दम पे तो सब कूद लेता है। आज से पहले मान लो कि हम भी पापा के ही बदौलत इतना बड़े हुए हैं, भाई परिवार के छोटा भाई और पापा के बदौलत इतना बड़े हुए हैं, मतलब बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन इतना हिम्मत रखते हैं कि जरूरत पड़ेगा खुद के बदौलत कूदने का तो हम कूद सकते हैं। सब में ये औकात नहीं होता है, जिसमें ये औकात नहीं होगा ना अपने बदौलत कूदने का, उसमें ईगो बहुत रहेगा। हम लोग नहीं मानते, पिन की चढ़ाओगे तो आके झाड़ देंगे पिन की। बात करते हो अब जाके यहाँ से बात करते हैं, क्या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे? चलो एक वेक्टर अगर ऐसा रहा, मान लो p बराबर, वेक्टर p ही मानते हैं लेट सपोज, मान लो कि माइनस 10i आप प्लस 5k रहेगा। यहां से तुमको एक वेक्टर मिसिंग लग रहा होगा, j वेक्टर। कौन मिसिंग लग रहा है? घबराना नहीं है, मन में ले चलना, वहां जीरो वैल्यू है, मन में ले चलना उसका क्या वैल्यू, जीरो वैल्यू। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट करो, इसके साथ जो भी है यानी कि i के साथ जो है उसका स्क्वायर करो, इसके साथ जो है उसका
स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, यहाँ 25 यानी कि क्या होगा अंडर रूट, बात खत्म। क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया? यही था पहचानने का तरीका, जो था यही तक था। अब जाके यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये भी तुम लोगों के लिए बोरिंग ही होगा। अभी है भाई टाइप ऑफ वेक्टर, 10-12 टाइप होता है जो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। तुम लोग अगर भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी तुरंत ना पढ़ के आया है, वहां पढ़ा होगा कि अगर सेम डायरेक्शन रहता है यानी कि थीटा कितना लेना होता है, ये सब पढ़ के आया है ना, उसमें अब इस्तेमाल यानी कि पूरा वेक्टर में कहीं भी अभी जो पढ़ोगे उसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है, पूरा फिजिक्स में। अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ रहा है? आपका सरदर्द फिजिक्स ही रह रहा था ना, फिर लैक ऑफ, अरे सरदर्द मतलब रिजल्ट का सरदर्द, यानी कि आप मेहनत कर रहे हो फिर रिजल्ट में नहीं बदल पा रहे हो, इसमें सरदर्द कौन बनता था? फिजिक्स ही ना। समझ में आ रहा है ना? यही पूछ रहे थे। न्यूमेरिकल में भी दिक्कत नहीं होगा, बस पढ़ते जाइए ना, अभी स्टार्ट ही हुआ है। क्या हुआ रे? इधर से मशीन गन उठेगा, एक में दुगो निकलेगा, वो एगो नहीं, मशीन गन उठा के दोनों को निकाल देंगे यहाँ से। अच्छा, हम 2+2 सिखा के क्या जोड़ाते हैं? 79+69। ठीक तो करते हैं भाई, ठीक तो करते हैं कि आधा चीज हम सिखाएंगे और उसी बेसिस पे हम दिमाग लगाए तुमको दे देंगे। अब हो गया इधर, ही कर रहा है इधर, एक तो ही करके हरा दिया बीजेपी को। मजा आ गया भाई, वो अलग बात है। नहीं, बिहार में बदलाव होना चाहिए था, और घमंड टूटना जरूरी था, लेकिन भाई मजा इस बात को लेकर आया कि 30-35 को टॉप लेवल के पॉलिटिशियन को बुलाया था, और कुत्ता का हार हारा है भाई, सुअर की तरह हार हारा है। और सबसे मजा आया भाई सबसे मजा आया कल वाला सेलिब्रेशन में, सब आदमी इसी गाना को बजा रहा था, ही हंस दे रिंकिया के पापा। ऐसे करके तबला बजा रहा था वो। भाई मजाक से हटके ये सब, इस पार्टी के नाम पे धब्बा है, धब्बा धब्बा बोलते हैं ना पार्टी के नाम पे, कुछ नहीं आता जाता है। लॉजिकल 5 मिनट बात कर लो, लास्ट में जय श्री राम पे आ जाएगा। पूरा बीजेपी में जितने भी नेता है ना, 5 मिनट लॉजिकल बात कर लो, जय श्री राम पे आ जाएगा। अब विश्वास करो, उससे ज्यादा देशभक्ति, उससे ज्यादा भगवान का भक्ति हम लोग करते हैं। वो ढोंग करता है भक्ति के नाम पे, हम लोग सच में भक्ति करते हैं। अगर ढोंग नहीं था ना, तो राम मंदिर के चोर को अभी तक मीडिया में ला लिया रहता। हाँ, मीडिया इतना दोगला जिसका जवाब ही नहीं है, वो चाटुकारिता करेगा खाली। चलो इस टॉपिक पे बात नहीं करते, कि डेली रातों हम गाली सुने बाबूजी से कि तुमको नेतगिरी करना है। अब हम यहाँ बात करते हैं पैरेलल वेक्टर का। किसका बात करते हैं? टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला वेक्टर है वो, सबसे पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर का। किसका नाम है? कुछ नहीं भाई, देखो वेक्टर के बारे में तुम समझ चुके हो कि ऐसा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो। पैरेलल कहने को मतलब है जब डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाए। पैरेलल वेक्टर का ये कतई मतलब नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, लेकिन ये जरूर मतलब है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। केकरा से बतिया लिया इतना देर? भैया को बोल दो क्लास में। अब यहां से बात करते, सुनो बुआ, पैरेलल वेक्टर का एक को मतलब है, ए मनी क्लास का डिसिप्लिन इसमें बोल रहे हैं, ऑफलाइन का डिसिप्लिन है भाई। हंसी मजाक में पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि तुम सर पे चढ़ के नहीं। अब यहाँ बात करते, सुनो, पैरेलल वेक्टर का एक ही कहानी है, कुछ सेम रहे ना रहे, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए भाई? मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? और तुमको ये बात बताया गया है कि लाइन रिप्रेजेंटेशन जब वेक्टर का करते थे तो जितना लंबा लाइन होता था उतना ही उसका क्या होता था? मैग्नीट्यूड होता था। उतना ही उसका क्या होता था? मैग्नीट्यूड। जितना लेंथ होता था उस लाइन का जितना लेंथ होता था उतना ही उस वेक्टर का क्या होता था? मैग्नीट्यूड। उतना ही उस वेक्टर का क्या होता था? मैग्नीट्यूड होता था। ये बात समझ में आया? यानी कि तुमको यहाँ पे एक बात याद रखना है, कोई भी तुम ऐसा लाइन खींच लो, अगर एक लाइन ऐसा खींचे है, दूसरा लाइन इतना छोटा खींचे हैं, लेकिन देखो इसका भी डायरेक्शन इधर की ओर, इसका भी डायरेक्शन इधर की ओर है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम ओर हो गया?
जैसे ही वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा मेरे भाई, उसको क्या कह दोगे, पैरेलल वेक्टर। और आज के बाद से पैरेलल वेक्टर या सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर के बारे में एक बात याद रखना, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। यही बात आपको बहुत जगहों पे काम आएगा। जब कभी भी दो वेक्टर का बात करते हो, कितना वेक्टर का बात करते हो, अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन में सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड का बात नहीं किए हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं सेम हुआ फिर भी अगर डायरेक्शन सेम हुआ, उसको हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? और खास करके याद रखिएगा, कभी भी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यही बात सब यहाँ लिखा है, देखो यार, दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन, दोज वेक्टर व्हिच हैव, यानी कि आज के बाद से कभी भी जीवन में ये दिखेगा कि सेम डायरेक्शन में कोई दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री लेना है। बहुत बढ़िया। अब जाके यहां से बात करते, सुनो, वैसा वेक्टर जिसके पास सेम डायरेक्शन हो उसको हम कौन सा वेक्टर कह देंगे? और यहाँ बोला है कि एंगल दो पैरेलल वेक्टर में ऑलवेज क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा मेरे भाई? 0 डिग्री। एक एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ। अब यहीं से एक और हम एक्स्ट्रा बात बता देते हैं। एक इक्वल वेक्टर का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? ये और कुछ नहीं है, अभी हम क्या बोले हैं कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए, दो वेक्टर का क्या सेम हो जाए, डायरेक्शन सेम हो जाए, तब वो कंडीशन किसका है, पैरेलल वेक्टर का। अगर डायरेक्शन सेम होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब उसको इक्वल वेक्टर कह देंगे। क्या कह देंगे? इक्वल वेक्टर। इतना ही अंतर है दोनों में। यानी कि इक्वल वेक्टर, सारे के सारे इक्वल वेक्टर क्या पैरेलल वेक्टर है? ये स्टेटमेंट सुनो, यहां से स्टेटमेंट ट्रैप क्वेश्चन आएगा, आपसे बोलेगा कि ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। तो भाई ट्रू और फॉल्स बताओ। ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ट्रू या फॉल्स? रुको एक मिनट, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर ट्रू और फॉल्स। बस ट्रू और फॉल्स में बताना है, सबको सोच के बताना है। पहले एक बार फिर से मैं बताता हूं, पैरेलल वेक्टर क्या था? जिसका केवल डायरेक्शन सेम हो, जिसका केवल डायरेक्शन सेम होने वाले वेक्टर पैरेलल कहलाते हैं। अगर उसमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए फिर भी वो पैरेलल कहलाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, ये इक्वल वेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि इक्वल वेक्टर का एक ही पहचान, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन। पैरेलल का सबसे मेन कंडीशन है कि वहां डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, लेकिन इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है और डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है। अब तुमको यहाँ सोच के बताना है कि क्या सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा? हाँ सर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर उसी को कहेंगे जब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, उसको क्या कहोगे? इक्वल वेक्टर। तो जब डायरेक्शन सेम हो गया यानी कि पैरेलल वेक्टर हो गया, क्या सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल कहलाएगा? यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? लेकिन भाई क्या सभी पैरेलल इक्वल होगा क्या? नहीं भाई, क्योंकि पैरेलल का कंडीशन ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होना ही चाहिए, ये नहीं ना कंडीशन है। यानी कि ये दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है कि नहीं है बुआरी? क्या इस टाइप का ट्रैप क्वेश्चन अगर पूछेगा, इससे पूछ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या बना ले जाओगे कि नहीं बना ले जाओगे? अब दूसरा है बाबू दूसरा है इक्वल वेक्टर। ले यार, जो भी बताया है वही बात यहाँ दे दिया है। इक्वल वेक्टर किसको कहोगे सर? इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन को क्या कह दोगे? इक्वल वेक्टर। लिखने का तरीका, अगर दो वेक्टर इक्वल है यानी कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई ये तो और लॉलीपॉप सवाल क्वेश्चन कंसेप्ट है। बराबर का साइन दे दिया, इक्वल हो गया, और दो वेक्टर है यानी कि दो इक्वल वेक्टर हो गया, बात खत्म। अब जाके यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब जाके यहाँ से आगे एंटी पैरेलल वेक्टर बहुत आसान है बाबू। अभी तक आप सीखे हो कि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर अगर, देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ये हुआ सेम डायरेक्शन वाला। हाँ हुआ ना सेम डायरेक्शन में? ये सेम डायरेक्शन में हुआ भाई, थोड़ा सा मान लो कि दोनों सेम डायरेक्शन में। अब बात करते, एक इधर की ओर है, एक इधर की ओर है। ये क्या दिख रहा है तुमको? ये भाई दुल्हन मत समझना जो ऐसे करके फोटो खिंचाती है। चलो यार, एक इधर की ओर है, एक इधर की ओर है ना भाई? कोई बात नहीं, नहीं आता हमको। तो यहाँ देखो, ये हुआ एक डायरेक्शन, ये हुआ दूसरा डायरेक्शन। जब मेरे भाई वेक्टर दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में,
वो एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर? यहाँ देखो ना यार, दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। और याद रखेंगे आप सही बच्चे, तुमसे अगर बोला जाए, इधर देख लो यार, ये इसका डायरेक्शन इधर क्यों रहा है, इसका डायरेक्शन इधर क्यों रहा है, इसका डायरेक्शन इधर क्यों रहा है, क्या दोनों कभी आपस में मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। एक मिनट, एक बात और बताते हैं, वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को कुछ नहीं भाई, मान लो ऐसे करके, मान लो कि कोई आदमी ऐसे सोया हुआ है, ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे उठाएंगे, जैसे जैसे देखो सोया हुआ है तो एक साइड उसका सर होगा, एक साइड उसका पैर होगा, गर्दन पकड़ के उठाएं, जिधर उसका सर है उसी डायरेक्शन में कहीं जाके हम रख सकते हैं उसको, बात खत्म। क्या कहने का मतलब है? देखो यार, मान लो कि ये है, मान लो इधर की ओर डायरेक्शन है, किधर की ओर, मान लो कि इधर की ओर डायरेक्शन है, किधर की ओर। अब हम क्या करेंगे, ऐसे गर्दन उसका पकड़ेंगे, ऐसे उठाएंगे, इसको उठा के हम मान लो आगे, मान लो इधर इधर जाके रख सकते हैं, आगे जाके रख सकते हैं, सीधे ऐसे उठा के सीधे रखना है। ये मत करना है कि ऐसे ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे टेढ़ा कर ये नहीं करना है। अगर वो ऐसे सोया था तो उसका गर्दन पकड़ के उठाएंगे और हम इधर जाके यहाँ पे सुला देंगे, या नहीं तो इसको आगे जाके सुला देंगे, नीचे जाके सुला देंगे। मतलब कहीं भी आप किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, किसी वेक्टर को आप डायरेक्शन सेम होना चाहिए, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, चाहे भाई ऊपर जाके शिफ्ट करो या उससे नीचे शिफ्ट करो या बगल में शिफ्ट करो या इधर बगल में शिफ्ट करो, कर सकते हो, बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आया? अब मान लो कोई वेक्टर तुम्हारा ऐसा है, ठीक, इसको इसका गर्दन पकड़ के उठाओ, इसका गर्दन पकड़ के उठा के तुम ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गर्दन पकड़ के उठा के तुम ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका गर्दन पकड़ के तुम ऐसे नहीं उठा, ऐसे नहीं कर सकते हो। समझ में आया हम क्या बोले? पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब होता है सेम डायरेक्शन होना चाहिए, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब होता है सेम डायरेक्शन होता है। चलो यार, तो एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में थीटा दोनों के बीच का 0 डिग्री होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा? 180। मैथ कहता है कि अगर सर एक इधर की ओर जा रहा है तो दूसरा क्या इधर की ओर जाएगा? अगर सर इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए कितना हो जाएगा? 180। काहे एक्टिंग कर रहा है रे, 50 रुपया लो तो उससे ओवर एक्टिंग कर रहा है। अब जाके यहाँ से बात कर रही है, ये बात समझ में आया? हाँ तो बैठो, अब एंटी पैरेलल समझ में आया? बैठने की आदत नहीं है, काहे भाई? एंटी पैरेलल समझ में आया? एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में सबसे मेन पहचान, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, किधर की ओर। दूसरा मेन पहचान की एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब बात करते हैं निगेटिव के बारे में। किसके बारे में बुआ रे? निगेटिव। तो अब देखो यार, थोड़ा सा एक बात बताते हैं, निगेटिव वेक्टर, तुम जैसे इक्वल वेक्टर पढ़ा है ना, इक्वल वेक्टर का क्या पहचान था? सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, उसको क्या बोले थे? निगेटिव वेक्टर का पता है क्या पहचान है? याद रखना, डायरेक्शन अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन क्या अपोजिट। अच्छे से याद रखना है, नहीं तो मोय मोय करवा देगा ये चीजें। ये डिफिनीशन में पूछ लेगा, सच में पसीना हटा निकाल सकता है अगर नहीं याद रहा तो। तुम्हारा यहाँ पे सबसे मेन कंफ्यूजन क्या रहेगा, तुमको बोलेगा निगेटिव वेक्टर, चलो यार डायरेक्शन उल्टा कर देते, हो गया निगेटिव, यही ना मन में आएगा। लेकिन नहीं बाबू, केवल डायरेक्शन ही नहीं, आपको मैग्नीट्यूड सेम रखना है। क्या सेम रखना है? और डायरेक्शन अपोजिट रखना है, उसको क्या कह दोगे? निगेटिव। निगेटिव का ही एक और नाम क्या है? अपोजिट वेक्टर। जैसे कि देखो यार, ए से बी इधर क्यों डायरेक्शन था, क्या सेम मैग्नीट्यूड वाले, इधर से इधर हो गया, तो क्या ये क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला, मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, ये बात डन हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लो कि यार कोई दो वेक्टर को दिखाना होगा निगेटिव वेक्टर के रूप में। अगर एक वेक्टर ए और बी है तो निगेटिव वेक्टर दिखाना सबसे आसान है, ए बी बराबर माइनस बी ए कर दो, हो गया निगेटिव वेक्टर। ए बी बराबर माइनस बी ए क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन आने का मतलब क्या हो गया? निगेटिव। माइनस साइन आने का मतलब क्या हुआ? निगेटिव। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देख के बताओ। अब जाके यहाँ से बात करते हैं मेरे भाई अगला वेक्टर। अगला वेक्टर क्या है भाई? अगला वेक्टर आपको पढ़ना है को इनिशियल वेक्टर के बारे में। किसके बारे में भाई? नाम में ही सारा राज छिपा हुआ है, को इनिशियल। थोड़ा सा बायोलॉजी रिलेट करते हैं। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? एक साथ। को इनिशियल का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन पॉइंट, मान लो ना एक वेक्टर निकला इधर की ओर ए वेक्टर, दूसरा निकला सर इधर की ओर बी वेक्टर, तीसरा निकला इधर की ओर सी वेक्टर, क्या इस सब का इनिशियल पॉइंट सेम है? क्या क्या इसका इनिशियल पॉइंट सेम है? अब देखो ना यार, कोई इनिशियल वेक्टर वैसे वेक्टर को कहेंगे जो सेम इनिशियल पॉइंट से निकल रहा होगा,
यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसको क्या कह दोगे, को इनिशियल वेक्टर। मान लो ए बी सी, चलो ना यार, अच्छा यहाँ पे स्मॉल ए ले लेते हैं, जो जिस भाषा में ये है उसी भाषा में यहाँ लिख देते हैं। को इनिशियल वेक्टर का पहचान, क्या ये सबका ओरिजिन पॉइंट यही है क्या? ओरिजिन पॉइंट कहने से और ज्यादा बेटर बात बोले अगर, तो ये सी वेक्टर का हेड ये कहलाया, तो क्या टेल ये कहलाया? यानी कि सबका टेल पॉइंट सेम ही है, तो इस टाइप को हम क्या कह देंगे, कौन सा वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर का, किसका बात करते हैं, बोलो, कोलिनियर वेक्टर। भाई ऐसा कोई भी वेक्टर जो सेम लाइन पे रहेगा, यानी कि मान लो एक वेक्टर इस लाइन पे है, दूसरा वेक्टर इस लाइन पे है, क्या दोनों सेम लाइन पे है? देख लो उधर भाई, अगर तीसरा वेक्टर इस पे है, क्या सेम लाइन पे है? अगर चौथा वेक्टर ये रहा, तो क्या भाई ये वेक्टर को लीनियर वेक्टर कहलाएगा? नहीं, कोलिनियर वेक्टर के लिए सारे वेक्टर को किस पे होना चाहिए, सेम लाइन पे होना चाहिए। अलग बात है अपोजिट लाइन हो सकता है भाई, अपोजिट यानी कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये हो सकता है सेम लाइन पर, लेकिन अपोजिट लाइन पर, अलग लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो क्या भाई सेम लाइन पे पाए जाने वाले सारे के सारे वेक्टर को क्या कह दोगे? अब याद रखना तू लोग, देखो यार, जब ये दोनों आप क्या देख रहे हो, इस वेक्टर का भी एक्सिस सॉरी डायरेक्शन इधर की ओर ही है, इस वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर की ओर ही है, यानी कि दो वेक्टर का यहाँ डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0। ये बात समझ में आया? अब यहाँ बात करते हैं, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उनके बीच का एंगल, यानी कि कोलिनियर वेक्टर जो भी होगा 0 डिग्री भी बनाएगा और 180 डिग्री भी बना सकता है क्या? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जाके हम बात करते हैं भाई, तो आज का सिलेबस यही रहने देते हैं, 3-4 टॉपिक और बचा है, लेकिन अगला जो इसमें टाइप ऑफ वेक्टर है ना, उसी में एक टाइप पढ़ाएंगे हम आपको, यूनिट वेक्टर। वहां से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आपका जितना बोरिंग वाला पार्ट था ना, हो गया ऑलमोस्ट खत्म। अगला क्लास में मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर है बोरिंग वाला, जिसमें तू लोगों भी पहले से भी सब जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिएगा, अगर जानते होंगे तो कोई बात नहीं भाई, फिर से रिवीजन कर लेना। लेकिन अगला क्लास में फिर से हम टाइप ऑफ वेक्टर ही पढ़ाएंगे, वहां जाके हम अगला क्लास में स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं या किसी न किसी चैप्टर में उसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो अब जाके यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब कल से, जैसे 12 वाला जो आपसे पहले बैच होता है ना, थोड़ा लेट हो जाता है उसको छुट्टी देने में, कल से हम कोशिश कर रहे हैं तो उसको ऑन टाइम छुट्टी दें, आपका क्लास ऑन टाइम स्टार्ट हो। देखो कितना भी लेट होगा, 9-10 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका, 9-10 तक ये। उसके बाद फिजिक्स भी कितना भी लेट होगा तो बच्चे बायोलॉजी का क्लास का टाइमिंग कितना बताया गया था? हाँ, सिंपल सा बात इतना ही है कि 10:30 में एनी हो आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ गया? ठीक है। और जो ये टीटीएस अल्टरनेट है ना, इसमें हम 10:30 में स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे, और एमडब्ल्यूएफ अल्टरनेट में 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे, बाद में टीटीएस में ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि टीटीएस में जस्ट बाद मेरा क्लास नहीं होता है इस टाइमिंग में। ये टाइम हम अपना पूरा फ्री करवा लिए हैं, पहले था अब करवा लिए हैं। तो ये टाइमिंग मेरे पास है टीटीएस और संडे, ये 4 दिन तुम्हारे फिजिक्स में 1.5 घंटा प्लस भी हो सकता है। तो थोड़ा कुर्सी का पेटी बांध लेना। और सर से हम बात कर लेते हैं कि सर बायोलॉजी एमडब्ल्यूएफ में ज्यादा पढ़ा देंगे, 1 घंटे से ज्यादा, मतलब 1.5 घंटे से ज्यादा, और टीटीएस में हम 1.5 घंटे से ज्यादा फिजिक्स पढ़ा देंगे। ऐसे करके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लासेज आपका डेली 1 घंटा 10-15 मिनट से ज्यादा ही चलेगा, डेली का क्लास ही चलेगा। प्लस इसमें भी बोनस है, 4 दिन हम ज्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा इसके जस्ट बाद क्लास नहीं है। 4 दिन सर से हम, जिस दिन मेरा क्लास रहेगा उस दिन सर को बोलेंगे सर ऑन टाइम स्टार्ट कर दीजिए। और केमिस्ट्री एज यूजुअल, केमिस्ट्री में कोई कटौती नहीं। ठीक है। तो अब सवाल आता है, पढ़ाई जारी करो। क्या हुआ तुमको, कोई दिक्कत? फिर से लड़ लिया कि फोन पे? तो मिलते हैं बउआ लोग। इसका पीडीएफ नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अरे भाई कितना नंबर था यार? 92 790 60 539। और ज्यादा इंक्वायरी भी चाहिए अगर आपको, अगर यही सेम कंटेंट ऑफलाइन में फिल करना है तो आपको कहाँ आना है भाई? तो आपको आना है, यहाँ देखो दिखाते हैं आपको आना है डॉल्फिन क्लास, भिखना पहाड़ी, पटना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर जो मिला है वहां से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, यानी कि कल। राधे राधे। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग, पढ़ाई बढ़िया से करिएगा। तू लोग भी भाई। शायरी नहीं याद है भाई, एक शायरी होना चाहिए लेकिन याद नहीं है। मेरे शॉर्ट्स के लिए नहीं चाहिए, शॉर्ट्स के लिए